जुआ कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। क्योंकि राजस्थान की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है बताओ? वर्षा की। और वर्षा की यहाँ मात्रा कोई ये फिक्स नहीं है कब कितनी बरसात हो, तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान के अंदर 65% जो फसल है वो वर्षा पर निर्भर है, यानी खरीफ में बोया जाता है। राजस्थान के अंदर 65% कब बोया जाता है? खरीफ में बोया जाता है। मैदानों में कृषि ज्यादा होती है तो मैदानों को कृषि का हृदय कहा जाता है। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। उसके बाद में लिखा हुआ है कृषि का महत्व। रोजगार को लेकर के कृषि का क्या महत्व है? तो भारत के अंदर लगभग 54.6% लोग हैं जो कहते हैं कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। भारत में कितने? 54.6%। और राजस्थान की कितनी जनसंख्या है जो आपके कृषि पर निर्भर है? 62%। उसके बाद में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि का क्या महत्व है? तो वर्तमान के अंदर कृषि में जो आयात किया जाता है वो क्या किया जाता है? खाद्य तेल। और जो निर्यात किया जाता है वो क्या किया जाता है? खाद्यान्न। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि जीडीपी में कृषि का क्या योगदान है? स्थिर कीमतों पर कितना था? 29.45%। और चालू कीमतों पर कितना था? 29.77%। अच्छा, राजस्थान के लगभग 15% जो उद्योग है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। राजस्थान में कृषि पर निर्भर सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बताओ? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग किस पर निर्भर करता है? कपास पर निर्भर करता है। और 2 नंबर पे उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग किस पर निर्भर है? गन्ने पर। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि के सामान्य प्रकार। आप जल्दी जल्दी मुझे वापस बता दें, मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है भाई? कृषि और पशुपालन। और खड़ीन कृषि जैसलमेर में होती है। खड़ीन कृषि कहाँ होती है? जैसलमेर में। और खड़ीन कृषि में रबी की फसल बोई जाती है। क्या बोई जाती है? रबी की फसल, गेहूं, जौ। और ये वाली फसल खड़ीन कृषि में होती है। और खड़ीन कृषि के जनक कौन है बताओ? पालीवाल ब्राह्मण। और ये पालीवाल ब्राह्मणों की परंपरागत कृषि है। किस प्रकार की कृषि है? परंपरागत। वो प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्राह्मणी कृषि, जो जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो, वो कौन सी कृषि है? ब्राह्मणी कृषि। और सर्वाधिक ब्राह्मणी कृषि कहाँ होती है? बाड़मेर के अंदर। और सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ पर है? बाड़मेर में। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि जैसलमेर में है। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि जैसलमेर में है। उसके बाद में एक कृषि वर्ष आप ध्यान रखें भी, 1 जुलाई से 30 जून। कृषि वर्ष का मतलब क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून। अब देखो, यदि एक वर्ष में एक फसल ली जाए तो उसको क्या कहते हैं अपने? मोनोकृषि। एक वर्ष में एक फसल ले तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकृषि। एक कृषि वर्ष में एक खेत में यदि 2 फसल हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिओकल्चर। और एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसल हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोकल्चर। और एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसल हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिले कल्चर। यानी 1 नंबर पे कौन सा कल्चर था? देखो थोड़ा, कल्चर क्या? मोनोकृषि। कौन सी कृषि है? मोनोकृषि। एक वर्ष में एक का मतलब क्या है? मोनोकृषि। एक वर्ष में 2 का मतलब क्या है? डिओकल्चर। एक वर्ष में 3 का मतलब क्या है? ओलिगोकल्चर। एक वर्ष में 4 का मतलब क्या है? रिले कृषि। स्थायी कृषि जो आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है स्थानांतरण कृषि। कौन सी कृषि है भी? स्थानांतरण कृषि। यानी पेड़ों को काट करके कृषि करना, स्थानांतरण कृषि कह दो। भले इसको आप वालरा कृषि कह दो, भले ही आप इसको झूमिंग कृषि कह दो। यानी दक्षिणी राजस्थान के अंदर स्थानांतरण कृषि की जाती है। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरण कृषि की जाती है। और स्थानांतरण कृषि को देखो पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। आपने क्या कहा था? पर्यावरण का दुश्मन। कर्तन और दहन कृषि, यानी पेड़ों को काट करके जला के ये कृषि की जाती है। और राजस्थान में इसको क्या कहते हैं भी? वालरा कृषि कहते हैं। उसके बाद में राजस्थान में जो स्थानांतरण कृषि है प्रमुख रूप से अरावली पर्वतीय प्रदेश में की जाती है। कहां की जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। यदि भील जनजाति के लोग मैदानी भागों में पेड़ों को काट करके यदि कृषि करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दजिया। और भील जनजाति के लोग यदि पहाड़ी क्षेत्रों पर तो चिमाता। आपने कह रहे थे पहाड़ी क्षेत्र ऊंचे होते हैं तो ऊंचे चढ़ते हुए चीख मारते होंगे तो चिमाता। कौन सी कृषि है भी? चिमाता। और वालरा ग्रासीय जनजाति द्वारा जो ये स्थानांतरण कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? वालरा। उसके बाद में शहरी जनजाति द्वारा जो स्थानांतरण कृषि होती है उसको क्या कहते हैं? वात्रा कहते हैं। उसके बाद में भारत के अंदर ये कृषि कहाँ होती है? पूर्वी भारत में। और राजस्थान में स्थानांतरण कृषि कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में अपने ये पढ़ा था ट्रक फार्मिंग क्या होता है? जो जल्दी खराब होने वाले फल या सब्जियां हैं उनको एक रात में ट्रक के माध्यम से बाजार में पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग। उसके बाद में समोच्च रेखीय कृषि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी पहाड़ी ढलानों पर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं भी? समोच्च रेखीय कृषि। यानी पर्वतों की ढाल पर की जाती है। और राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो पर्वतों की ढलान पर जो खेती होती है वो कौन सी है? मक्का। और यदि आपके पास मक्का ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? ज्वार। शुष्क कृषि का मतलब है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और आर्द्र कृषि का मतलब है 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और तर कृषि, तर का शब्द आप थोड़ा ध्यान से देख ले भी। तर का मतलब होता है वर्ष भर जड़ों में पानी का रहना। वो कौन सी कृषि है? तर कृषि। चावल, जूट और सिंगाड़ा ये इसकी तर कृषि के उदाहरण है। उसके बाद में अपने ये पढ़ा था भी
कृषि के वैज्ञानिक प्रकार, वो सामान्य प्रकार थे। देखो सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है बताओ, रेशम कीट पालन, यानी री का मतलब रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर का मतलब क्या था, रेशम कीट पालन। उसके बाद में एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, आजकल अपने देखते हैं, मैंने ऐसे बोला था अपने देखते हैं मतलब एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। उसके बाद में मछली को क्या कर देना है बताओ, पीस देना है, यानी मछली पालन का मतलब क्या है, पीसीकल्चर। उसके बाद में फूलों की फ्लोरिकल्चर, और ये ध्यान रखें फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, लेकिन फलों का उत्पादन क्या कहलाता है बताओ, पोमोकल्चर। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, पोमोकल्चर। और उसके बाद में अंगूर की खेती विटिकल्चर, और केंचुए का पालन वर्मीकल्चर। विटिकल्चर का मतलब क्या है, अंगूर की खेती, विटिकल्चर का मतलब क्या है, अंगूर की खेती, और वर्मीकल्चर का मतलब क्या है, केंचुआ पालन। और फलों का उत्पादन पोमोकल्चर होता है भाई, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, और फूलों का फ्लोरिकल्चर। उसके बाद में यहाँ ओलेरी कल्चर था, सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी का मतलब री आ रहा है, अपने इससे सांगरी से याद किया था, किससे याद किया था भाई, सांगरी से। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है, सब्जियों का उत्पादन। उसके बाद में हार्टिकल्चर बागवानी, मतलब बाग की जो खेती होती है तो वो कठिन होती है, हार्ड होती है, यानी हार्टिकल्चर का मतलब क्या था, बागवानी। उसके बाद में एरोपोर्टिक यानी ऊपर वायु में हवा में पौधे को उगाना। और ओली, ओली का मतलब जैतून से याद किया था। ओली पहले जापान के इधर के आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ओली का मतलब अपने किससे याद किया था, जैतून से। उसके बाद में सिल्वीकल्चर वनों की खेती, वनों की खेती क्या कहलाती है, सिल्वीकल्चर। और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो ये तो अपने को पानी में पौधों को उगाना। आपको 2 या 3 चीजें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अंगूर की खेती का मतलब क्या है, विटिकल्चर। और केंचुए का पालन मतलब क्या है, वर्मीकल्चर। और मछली पालन का मतलब क्या है, पिसीकल्चर। और ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है, सब्जियों का उत्पादन। और हार्टिकल्चर का मतलब क्या है, बागवानी। और ओलिवी कल्चर का मतलब क्या है, जैतून की कृषि। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि। ओलिवी कल्चर का मतलब क्या है, जैतून की कृषि। उसके बाद में क्रांति देखी थी। अब देखो दलहन को लेकर के कौन सी क्रांति है, प्रोटीन क्रांति। सरसों को लेकर के पीली क्रांति, सरसों का मतलब तिलहन के लिए कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति। और झींगा उत्पादन के लिए कौन सी है, गुलाबी क्रांति। आलू उत्पादन के लिए कौन सी है, गोल क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी के लिए थी, तो इंद्रधनुष क्रांति दूसरी कृषि नीति में 2002 यानी सभी फसलों पर निगरानी के लिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, दुग्ध उत्पादन। लाल क्रांति किससे संबंधित थी, मांस या टमाटर। नीली क्रांति हाँ ये ध्यान रखना भाई, पीली तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। और नीली किससे संबंधित है, मछली से। और गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और सिल्वर रेशा क्रांति का मतलब क्या था, कपास। और सुजलाम सुफलाम माई नदी पर है अभी, सुजलाम सुफलाम कहां पर है, माई नदी पर। ब्लैक क्रांति किससे है, और दूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रखें भी। उसके बाद में भूरी क्रांति और सुनहरी क्रांति बागवानी। और रजत क्रांति का मतलब अंडा और मुर्गी। और बादामी क्रांति का मतलब क्या है, मसालों का उत्पादन। कृष्ण क्रांति का मतलब क्या है, पेट्रोलियम। और सनराइज क्रांति का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सेफ्रॉन क्रांति का मतलब क्या था, केसर। और अमृत क्रांति का मतलब क्या था, नदी जोड़ो। जब आप इनको 3-4 बार लगातार आप पढ़ोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा अभी। उसके बाद में हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। मूंग क्रांति, मोटे अनाज। ब्राह्मणी क्रांति, भिंडी उत्पादन। और खाकी क्रांति, चमड़ा। उसके बाद में हरित क्रांति की कल अपने बात की थी कि नॉर्मल बोरलोंग नाम के आदमी ने हरित क्रांति प्रारंभ की थी। हरित क्रांति मूल रूप से नॉर्मल बोरलोंग कहाँ का था बताओ, मेक्सिको का था। और भारत के अंदर जो हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन था। चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। और हरित क्रांति का जो अपने को लाभ मिला, गेहूं और इन जो चावल की जो खेती है उसमें सर्वाधिक अपने लाभ मिला था, यानी खाद्यान्न की फसलों को सर्वाधिक हरित क्रांति से लाभ मिला था। उसके बाद में 2 नंबर पे जो क्रांति लिखी हुई थी उसमें अपने श्वेत क्रांति है, इसका ध्यान रखना है, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन है बताओ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उसके बाद में यदि इस कुरियन की यदि अपने बात करें तो 1970 में दूध उत्पादक बढ़ाने के लिए, कब भाई 1970 के अंदर। आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति तो 1967-68 पहला चरण कब था, 1967-68। और दूसरा चरण कब था, 1983। और अब कौन सी क्रांति है बताओ, श्वेत क्रांति। आदमी का नाम क्या है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के आदमी का नाम क्या है, वर्गीज कुरियन। 1970 में श्वेत की फीलिंग आ रही है, 1970 दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए है। उसके बाद में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये कब मरा ये छोड़े, आप ना ध्यान रखें भी। ऑपरेशन फ्लड, ये ध्यान रखना भी, दूध उत्पादन से संबंधित है भी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बताओ, दूध उत्पादन से। तो अब आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्रांति का नाम क्या है, जनक कौन है, कब लेके आया, और ये क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड। ये किससे संबंधित है बताओ, दूध उत्पादन से। एक क्रांति है जिसका नाम है इंद्रधनुषी क्रांति। कौन सी क्रांति है, इंद्रधनुषी क्रांति।
इंद्रधनुषी क्रांति का कार्य इतना ही था कि सभी आपके जो कृषि क्रांतियां हैं उन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी क्रांति है, इंद्रधनुषी क्रांति। यानी इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, लगभग 7-8 फसलों का तो ये ध्यान रखेगी। उसके बाद में ये दूसरी इसकी जो घोषणा की गई थी, ये दूसरी कृषि नीति की थी। कब की थी? दूसरी कृषि नीति की थी। और इस क्रांति के संस्थापक भी कौन है? एमएस स्वामीनाथन। वही आदमी स्वामीनाथन जो भारत के अंदर हरित क्रांति का आपके जनक था। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है बताओ? तो ये तो अपने देख ही लिया था। उसके बाद में देखें, यहां लिखा हुआ है मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। एक तो रबी की फसल होती है और एक आपके खरीफ की फसल होती है। आपने सिर्फ परीक्षा में कांस्टेबल में यदि मैं बात करूं तो आपका प्रश्न ये रहने वाला है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो रबी की फसल है, या रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले रबी से पहले अपने खरीफ से पहले अपने रबी की याद करेंगे भी। किसकी याद करेंगे? रबी की याद करेंगे। एक याद कर लो और एक छोड़ दो, क्योंकि जो एक याद होगी वो अपने को पक्का याद होगा कि ये रबी की फसल है, और खरीफ की आप अपने आप पहचान लोगे। यहां लिखा हुआ है रबी, रबी को अपने क्या कहते हैं भी? उनालू। रबी को क्या बोलते हैं अपने? उनालू। तो इसकी जो पैदावार होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर। कब पैदावार होती है? अक्टूबर नवंबर। और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल, यानी प्रमुख रूप से होली पर। यदि आपको थोड़ा सा याद हो, जब अपने 10वीं क्लास में पढ़ते होते थे तो अपने मार्च के अंदर लगभग पेपर समाप्त हुआ करते थे, और अपने गेहूं से डरा करते थे भी गेहूं काटनी पड़ेगी। तो वही वाली है ये रबी। कौन सी फसल है बताओ? रबी। यानी रबी के अंदर गेहूं तो सारों को याद ही होता है, गेहूं रबी की फसल है। तो कब कटाई होती है इसकी? मार्च अप्रैल, यानी होली पर। तो 10वीं की परीक्षा के समय कौन सी फसल कटाई होती थी? रबी की फसल। राज्य किससे डरता था बताओ? रबी की फसल से डरता था। कब कटाई होती है इसकी? मार्च अप्रैल, यानी लगभग होली के आसपास। और इसकी जो पैदावार होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर। अब प्रमुख रबी की फसल कौन कौन सी है? थोड़ा ध्यान से सुन ले भी। एक आलसी महिला है। कैसी महिला है? एक आलसी महिला है, और सूरज छिप चुका है। सूरज छिप चुका है और तारे दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने खाना नहीं बनाया है। महिला कैसी है बताओ? आलसी महिला है, सूरज छिप चुका है, तारे दिख रहे हैं, लेकिन उस महिला ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। अब उस महिला को यह है कि ये खाना बनाना है और सब्जी बनानी है। तो महिला सबसे पहले देखती है भी आटा होना चाहिए, यानी उसके पास गेहूं और जौ होना चाहिए। फिर वो सोचती है कि मैं दाल बना लेती हूँ। तो वो चना, मसूर या मटर, चना, मसूर या मटर, तो वो दाल देखती है भी चना, मसूर या मटर बना लेती हूँ। उसके बाद में उसको सब्जी बनानी है तो उसको लहसुन की आवश्यकता है, उसको प्याज की आवश्यकता है, और उसको अदरक की आवश्यकता है। तो लहसुन, प्याज और अदरक इनमें से वो डालेगी। उसके बाद में वो देखती है कि मिर्च मसाले है या नहीं है। मिर्च मसालों में यहाँ हल्दी और मिर्च। उसके बाद में तड़के के लिए उसको तेल चाहिए, राई या सरसों का। फिर वो सोचती है कि इसको ज्यादा स्वाद बनाने के लिए जीरा, धनिया या मेथी का वो प्रयोग करेगी। कुछ महिलाएं सौंफ भी डाल देती है, कुछ महिलाएं सौंफ भी डालती है। और उसके बाद में वो सबको बुलाती है भी खाना बन गया, तैयार हो गया। सबको मतलब इसबगोल। और बाद में सारे खाने खाते हैं, कुछ अफीम खा के सो जाते हैं और कुछ जर्दा लगा के सो जाते हैं। तो ये कौन सी फसल है भाई? रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। आलसी महिला है, थोड़ा याद कर ले भी कौन सी महिला है? आलसी महिला है, सूरज छिप चुका है, तारे दिख रहे हैं, और वो आटा किसका देखती है? गेहूं और जौ का। दाल किसकी बनाती है? चना, मसूर और मटर की बनाती है। उसके बाद में इसमें वो तड़का देने के लिए लहसुन, प्याज और अदरक का प्रयोग करती है। लहसुन, प्याज और अदरक का प्रयोग करती है। उसके बाद में हल्दी और मिर्च का प्रयोग करती है। तड़के के लिए राई और सरसों का तेल लेती है, और उसके बाद में तड़के में धनिया, जीरा और मेथी मिलाती है। धनिया, जीरा और मेथी मिलाती है। और उसके बाद में साथ में थोड़ी सी क्या सौंफ डाल देती है, और सबको बुला लेती है, यानी इसबगोल। और लास्ट में जो आदमी है वो कुछ तो अफीम खा के सोते हैं और कुछ आपके जर्दा खा के सोते हैं। तो याद रह जाएगी ये आपके रबी की फसल है। कौन सी फसल है बताओ? रबी की। तो पैदावार कब होती है बताओ? अक्टूबर नवंबर। पैदावार कब होती है? अक्टूबर नवंबर। और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल। यानी ये जो डाटा है आप फिक्स ध्यान रखें भी। देखो कृषि एक इतना बड़ा टॉपिक है, आप उस प्रकार से इसको याद नहीं रख सकते भी। आगे मंडी आएगी, बहुत सारी मंडियां हैं, कौन सी मंडी कहाँ है। उसके बाद में देखें रबी की फसल की यदि मैं बात करूं, पहले बताओ कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल। कब कटाई होती है? मार्च अप्रैल, यानी लगभग होली के आसपास। और पैदावार कब होती है? अक्टूबर नवंबर। उसके बाद में देखो यदि अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर 70 से 95 लाख हेक्टेयर रबी फसलों का उत्पादन होता है। राजस्थान में रबी की फसलों का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 70 से 95 लाख हेक्टेयर। 70 से 95 लाख हेक्टेयर। और राजस्थान के अंदर रबी की जो फसल है वो 60 से 65 लाख हेक्टेयर भूभाग सिंचित है। यानी रबी की फसलों का 60 से 65 लाख हेक्टेयर भूभाग सिंचित है।
यदि मैं एक बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए बाजरा। क्या बोया जाता है भी? बाजरा। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? बाजरा। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली सिंचित फसल है, वो सिंचित जो शब्द आएगा तब आपने गेहूं उत्तर करना है। सिंचित शब्द में आपने क्या उत्तर करना है? गेहूं। तो रबी फसलों में जो सर्वाधिक क्षेत्र होता है वो किसका होता है? गेहूं का। कई बार एग्जामिनर सीधा पूछता है कि रबी की फसलों में सर्वाधिक बोया जाता है, तो इन रबी की फसलों में सर्वाधिक क्या बोया जाता है बताओ? गेहूं बोया जाता है। रबी की फसलों में सर्वाधिक क्या बोया जाता है? गेहूं। और खरीफ की फसलों में तो बाजरा है, और राजस्थान का ही पूछ रहे तो आप क्या आंसर दोगे? बाजरा। अब अपने देखते हैं भाई, अब आप ये ध्यान में रह जाएगा कब कटती है बताओ? मार्च अप्रैल के अंदर। और इसकी पैदावार कब होती है? अक्टूबर नवंबर। यानी रबी की फिक्स है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो रबी की अपने को याद है। तो खरीफ देखो, खरीफ इसमें इससे आसान है। खरीफ को क्या कहते हैं? उसको तो उनाड़ू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उनाड़ू। और खरीफ वाली को क्या कहते हैं? स्यालू या चौमासा। स्यालू या चौमासा। हालांकि कईयों को तो वैसे ही अनुभव है, जिन्होंने बाजरी के सिटिए तोड़े तो उनको तो पता है सर्दियों का टाइम होता है उसमें, तो स्यालू क्या बोलते हैं? स्यालू। तो खरीफ को स्यालू या चौमासा कहते हैं। अब देखो पैदावार कब होती है? उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ, पैदावार कब होती है भी? जून जुलाई। यानी अपने मार्च अप्रैल को रबी की फसल काट ली थी, मार्च अप्रैल को अपने रबी की फसल काट ली थी, तो अब खेत खाली थोड़ी छोड़ेंगे, तो अपने जून जुलाई को खरीफ की फसल बोएंगे। जून जुलाई को खरीफ की फसल बोएंगे। ये उसका ठीक विपरीत है भाई। मार्च अप्रैल में जब रबी की फसल काट रहे हैं तो फसल काटने के बाद में अपने खरीफ की फसल बोएंगे, और खरीफ की फसल बोएंगे तो इसका मतलब सितंबर, ये जून जुलाई, यानी जून जुलाई में इसकी पैदावार होती है। और कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर। इसकी सितंबर अक्टूबर को कटाई होगी, वो अक्टूबर नवंबर में वापस आपके बो दी जाएगी। यानी इसकी दीपावली पर आपके कटाई होती है। तो प्रमुख फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल। जब आपको रबी की याद है तो आप खरीफ में ज्यादा दिमाग खराब ना करें, आपको पता रह जाएगा कि ये खरीफ की फसल है। यहां क्या लिखा हुआ है बताओ? बाजरा। उसके बाद में चावल। देखो बाजरा राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उसके बाद में मक्का, अपने आदिवासी क्षेत्र के अंदर मक्का बोया जाता है प्रमुख रूप से। उसके बाद में मूंगफली, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, सोरगम, अरंडी, जूट, जवार, तिल, उड़द, मूंग, मोठ, चमड़ा, गवार। देखो मूंग, मोठ, चमड़ा ये दालें इधर आ रही है, और वो आपके उधर अपने क्या पड़ा था? चना, मसूर और मटर, वो कहां थे? रबी में। तो जब आपको रबी की याद है तो खरीफ की आप अपने आप पहचान लोगे भी, क्योंकि एक चीज जब याद होती है आपको, मैं कह दूं कि आपको पता लग गया कि भाई कुल 5 आदमी है। कितने आदमी है? 5। और अब आपको मैं सीधा कह दूं कि 3 आदमियों को मार दिया गया, कितने बचे? 2। तो वहां ये लिखवाना जरूरी नहीं होता कि 2 बच गए। जब 3 मरे हैं तो अपने आप ही कितने बचेंगे बताओ? 2। तो ये कौन सी फसल है बताओ? खरीफ की फसल है। याद रह जाएगी। वर्षा पर निर्भर है खरीफ की फसल। किस पर निर्भर है बताओ? वर्षा पर। और राजस्थान में 65% खरीफ की फसलों में बोया जाता है। अभी 65% कब बोया जाता है? खरीफ की फसलों में। राजस्थान के अंदर यहां नोट लगा के मैंने लिखा है 90% खरीफ बरानी क्षेत्र में खाद्यान्न में बाजरा, 90% जो खरीफ है वो बरानी क्षेत्र में बोया जाता है। अभी राजस्थान के अंदर 90% जो खरीफ की फसल है वो कहां बोया जाता है? बरानी क्षेत्र के अंदर। और खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है बताओ? बाजरा में। और दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मोठ का। राजस्थान में दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मोठ का। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक जो सिंचित वाली फसल है वो कौन सी है? गेहूं। सिंचित वाली फसल कौन सी है? गेहूं। तो याद रह जाएगी। एक बार रबी की फसल आप वापस देख लो, और उसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे। पैदावार कब होती है? अक्टूबर नवंबर। एक को फिक्स याद रखा जाए, दूसरी को सोच के ही रखा जाए। पैदावार कब होती है? अक्टूबर नवंबर। रबी की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल। यानी कौन से त्योहार पर? होली के त्योहार पर। महिला कौन सी है बताओ? और सूरज और तारे। आटा कौन सा उसके पास? दाल कौन सी है? और वो ये कौन है? लहसुन, प्याज और अदरक। साथ में उसके पास हल्दी और मिर्च है। सरसों और राई का उसके पास तेल है। जीरा, धनिया और मेथी है। और सौंफ डाल देती है और सबको बुला लेती है। और उसके बाद में अफीम और तंबाकू खा के सारे सो जाते हैं। उसके बाद में देखें भी, यहाँ ये लिखा हुआ है कि जायद की फसलें कौन कौन सी है। देखो जायद की फसलें वही है, पेपर में नाम देखते ही आपको ऐसे लगे भी खाने का मन करे तो वो जायद की फसल होगी भी। कौन सी फसल होगी बताओ? जायद की। तो मार्च अप्रैल में होती है भी। कब होती है? मार्च अप्रैल में। और कटाई कब होती है? मई जून में। मुझे तो ये
ऐसे याद रहता है। देखो अपने तो ककड़ियां चुरा के खाते थे लोगों के खेतों से, स्कूल जाते थे गांव में तो पैदल यही काम करते होते थे। जब 8वीं के पेपर दे के आते दोपहर में तो अपने तो यही काम करते थे भाई अपने यही देखते भी कब डेढ़ियों सोवा कदर कद आप काकड़ियां तोड़ागा, तो यही काम होता था भाई। तो पैदावार कब होती है भाई? मार्च अप्रैल के अंदर, यानी अपनी जो परीक्षाएं चलती थी तो अपने रास्ते के अंदर, और उनकी कटाई कब होती थी? मई जून के अंदर। तो प्रमुख फसल कौन सी है? हरी सब्जी, तरबूज, खरबूज और ककड़ी। तो शानदार है भाई, हरी सब्जी, तरबूज, खरबूज और काकड़िया। तो ये सारे के सारे जायद की फसल है। कौन सी फसल है? जायद की फसल है। एक ध्यान रखना भी, ये खरबूजों का शहर टोंक है। खरबूजों का शहर कौन सा है? टोंक। तो फिर राजस्थान का लखनऊ कौन सा है? आदाब का गुलशन कौन सा है? अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम तो। यहां देखो, भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ाने वाली फसल कौन सी है? दलहनी जो फसलें हैं उसमें लिखा हुआ है, दलहनी फसलों में ग्राम, ग्रीन ग्राम, मोठ और दाल, ये भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ाते हैं। दलहन है जो बढ़ाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है भाई। कौन सा बताओ? अरहर। ये भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम करता है। यानी कौन सी दाल है जो भूमि की उर्वरक क्षमता को कम करती है? अरहर। बाकी सारी बढ़ाती है। तो ये तो आपको पता है भाई, ग्राम, ग्रीन ग्राम, मोठ और दाल। मोठ और दाल ये फसलें हैं। अब देखो भाई, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने वाली फसलें थी वो। अब है कि नकदी और व्यापारिक फसलें कौन सी होगी? सीधी सी बात है, जो उद्योगों में काम आएगी वो व्यापारिक फसलें होगी। जो उद्योगों में काम आएगी वो व्यापारिक फसलें होगी। देखो, कपास सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है। मूंगफली, मूंगफली का तेल निकाला जाता है। सरसों का तेल निकाला जाता है। ग्वार गम की फैक्ट्रियां लगी है तो औद्योगिक है ये ग्वार। और आपके गन्ना जिससे चीनी बनती है, यानी ये व्यापारिक फसलें हैं। कई बार आपसे छोटा सा ही प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है, तो वहां आपने थोड़ा सा सोच लेना है, या सोच समझ के काम करना होता है। कपास, मूंगफली, सरसों, ग्वार और गन्ना। इस ग्वार के तो अपने यहां भी बना हुआ है, ग्वार गम की फैक्ट्रियां लगी हुई है, इससे बारूद भी बनता है, तो औद्योगिक काम तो आया होगा। अब देखो भी, तिलहन फसलें। आगे कौन सी फसलें भी? तिलहन फसलें। देखो, पहले तो अपने तो इतना ही जानते थे भी अपने ग्वार यही होता, 30,000 का भाव हुआ ना तब पता लगा भी ग्वार कोई फैक्ट्रियों में काम आता है। बाकी हम तो खोले डांडों को देते थे 1200 रुपए क्विंटल होता था, कौन बेच के अरे सही है, नहीं पड़ा होता था क्या? पहले ना मेरे ननियाल में इधर 200 क्विंटल ग्वार सीधा ही पड़ा रहता था, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका भाव क्या 1200 1300 दोरों में हो जाता। खूब खोड़ पड़े उधर खाली। कई बार बरसात अच्छी होती तो ग्वार भी अच्छा होता। बाद में धीरे धीरे अब जब 30,000 वाला भाव आया ना तो लोगों ने बेच तो क्या दिया, कईयों से तो बेचा ही नहीं गया देखो, अचानक से 8,000 हुआ, क्या यार थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना तब बेचेंगे। क्या ऐसे करते करते 15,000 हो गया। क्या नहीं, अब कुर्बानी नहीं दे सकते, थोड़ा सा और बढ़े। धीरे धीरे करते करते ऐसे अचानक से हो गया 30,000। मेरे जैसा जो चालाक आदमी था उसने जोड़ लिया, यार 50 क्विंटल पड़ा है, ये अगर लाख हो गया तो 4 पीढ़ी तक तो आपा तो हल नहीं कौन आपा दूसरे ग्वार कौन बेचा मेरे लोड ही कौन मेरे। तो धीरे धीरे 30 से, और एक दिन अचानक हुआ 30 से आ गया 3500। आधों को तो दिल के दौरे पड़ गए। कुछ लोग अरे सही में जैसे वो प्रेम में जो पागल होते हैं ना, वैसे ही वो लोग पागल हो गए थे जिनके 30,000 का ग्वार पड़ा था और 30,000 का भाव निकल गया और उन्होंने बेचा नहीं। अब 30,000 का भाव एक बार गुणा कर लिया, गुणा तो रोज फोन में करते ही थे शाम को, भले कईयों के पास जब 5 क्विंटल था वही गुणा करे भाई, यार 30 5 या 15, वाह इतना बड़ा आंकड़ा है कैलकुलेटर में, तो कितना शानदार लगता है। अब 30 से सीधा ही 3 आ गया। अब 30 वाला 3 में कैसे बेचे बताओ? अभी भी पड़ा है कईयों के तो, पर वो बेचारे क्या करें, कईयों दौरे भी पड़ गए। अब देखो तिलहन फसलें, अरे कई बूढ़ी बहुत खोड़ले होते हैं, आपको पता नहीं। तिलहन फसलें कौन सी फसलें? अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है। तिलहन फसलें कौन सी फसलें हैं? तिलहन फसलें। तिल कौन सी है भी? तिल अपने को पता है, तिलहन फसलें यानी तेल निकलेगा। मूंगफली, अरे सारी लड़कियों को पता है मूंगफली का तेल निकलता है, ठीक है भाई, आपको पता है, फिर सारों को पता है। सरसों, तारा मीरा, सूरजमुखी, सोयाबीन, जैतून, ये ध्यान रखें, यस सर नहीं, जैतून का तेल निकलता है। किसका तेल निकलता है बताओ? जैतून का। क्या लिखा हुआ है? जैतून। उसके बाद में अरंडी, इसका भी पता है। ये ध्यान रखें भी, जोजोबा, ये क्या है? जोजोबा। जोजोबा एक इजरायली पौधा है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। होहोबा कहते हैं इसके, तो प्लांट और लगे हुए हैं। अलसी, राई और जेट्रोफा, ये क्या लिखा हुआ है? जेट्रोफा, जो बायोडीजल में इनका प्रयोग किया जाता है। तो एक थोड़ा ध्यान दें भी, ये 2-3 चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा। एक तो अपने जैतून के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अपने इसके बारे में पढ़ेंगे और एक अपने
जोजोबा के बारे में पढ़ेंगे, और एक अपने पढ़ेंगे इसमें से सोयाबीन, क्योंकि इनके जो सोयाबीन और सूरजमुखी के जो संयंत्र लगे हुए हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो तिलहन फसलें सारों को दिख गई, कौन सी तिलहन फसलें हैं? देखो, तिल का तो अपने को पता है, मूंगफली का पता है, सरसों का पता है, तारा मीरा का पता है, सूरजमुखी का पता है। सोयाबीन का आज पता लग जाए किसी को, अगर नहीं हो तो सोयाबीन क्या है भाई? सोयाबीन। अरे कोई ज्यादा ही गहरा ही बाजार का तो नहीं है, यहाँ सारे ग्रामीण हो आप। ऐसा कोई ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई बच्चा जिसको गेहूं और बाजरा के अलावा कुछ भी फसल का नहीं पता, ईमानदारी से बताओ जिसको। अरे बेइज्जती नहीं है, नहीं पता हो भी, बाजार के होते हैं लोग, नहीं पता होता। मैं तो उस वे में बता रहा हूं कि सारे गांव के और लगभग लोगों को पता है। बताओ किसको नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, सोयाबीन के बाद में नहीं पता, बाकी पहले तो पता है। आप सारों को पता, ईमानदारी से बताओ। अरे मैं बताऊंगा, सच में ईमानदारी से बताऊंगा क्या क्या चीज होती है, कहीं ऐसे नहीं करता बेइज्जती। हाँ तो नहीं, किसी की मैं कब बेइज्जती करता हूं भाई? अच्छा, ईमानदारी। अरे मेरी बात सुनो, अगर किसी को भाई कोई बाजार का और नहीं पता हो ना, तो थोड़ा पूछ लिया करो भाई। आपने 1000 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। और आपको सही बता रहा हूं, ये 1 घंटे में हम बता रहे हैं। 12 जे कुदरती कोई बिया ही पूछे नहीं, मंजे कोई बिया आजकल पूछ ले, आजकल मैं ये करूं, मंजे कुदरती पूछ ले नहीं, 12 चंबल नदी घटा है। मैं कह दू यार इन्हें पाकिस्तान में है, थोड़ी सी जैसलमेर में आवे, फिर पुठी पाकिस्तान में उड़ जाए। यहाँ कक्षा में आप पूछ सकते हो भाई। उसके अलावा तिलहन फसलें, ठीक है, सोयाबीन, जैतून, अरंडी। सोयाबीन, जैतून, अरंडी। जैतून के बारे में अलग से अपने इनके बारे में बात कर लेंगे। जोजोबा, अलसी, राई और जट्रोफा, ये तिलहन फसलें हैं। उसके बाद में कौन सी फसल है? यहां लिखी है रेशेदार फसल। कौन सी फसल है? रेशेदार। तो कपास का रेशा होता है, जूट का रेशा होता है, और रेशम का रेशा होता है, ये तो पता ही है। खाद्यान्न फसल कौन सी है? और अगर आपको खाद्यान्न फसलों का नहीं पता ना, तो फिर आप ऐसे सोच लो, आपने 1482 खराब ही करी आज तक। 1 नंबर पे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, सोरगम, जौ। सोरगम नया है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सोरगम एक खाद्यान्न फसल है भाई, सोरगम एक खाद्यान्न फसल है। बाकी तो याद फसल है भाई। गेहूं क्या है? अब मेरे से कोई पूछे कि बाजरा क्या है, तो मैं कहूंगा भाई बाजरा एक फसल है। फिर आप कहोगे सर फसल क्या है? तो फसल एक फसल है। तो सोरगम एक फसल है भाई, सोरगम क्या है? एक फसल है। अब थोड़ा शांत हो जाए भाई। राजस्थान के अंदर कृषि को लेकर के कुछ मंडियां स्थापित की गई है, तो मेरे हिसाब से रबी और खरीफ का तो आपका प्रश्न नहीं गलत होगा। अब देखिए भाई मंडियां कौन कौन सी है, तो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी भाई। जीरा मंडी, मेड़ता सिटी, नागौर है, और जोधपुर भी है, अपने बात करेंगे। यहाँ ये मेड़ता सिटी किसके लिए, कौन किसकी मंडी है? जीरे की। और भवानी मंडी झालावाड़ किसकी है? संतरा। भवानी मंडी झालावाड़ में है अभी। भवानी मंडी कहाँ है? झालावाड़ में। किसकी मंडी है? संतरा की। आपको पता है झालरापाटन झालावाड़ को सॉरी राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। 2012 के कांस्टेबल में प्रश्न था कि राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? उत्तर था झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में संतरा उत्पादन होता है। झालावाड़ में क्या होता है? संतरा उत्पादन। पहले बताओ जीरे की मंडी कौन सी है? मेड़ता सिटी, नागौर। संतरे की मंडी कौन सी है? भवानी मंडी, झालावाड़। और इन्होंने लिखा है अलवर के अंदर प्याज मंडी है, सवाई माधोपुर में अमरूद मंडी है, अजमेर में फूल मंडी है। फल सब्जी के लिए जो फूल मंडी है वो कहां पर है? अजमेर के अंदर। आंवला मंडी है चौमू जयपुर के अंदर। आंवला मंडी कहां है? चौमू जयपुर के अंदर। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर के अंदर है। टमाटर मंडी कहां है? बस्सी जयपुर के अंदर। और सोनामुखी कौन सी है बताओ? सोजत सिटी। और साथ में ये उसके लिए मेहंदी के लिए भी है सोजत। उसके बाद में भीनमाल किसके लिए है बताओ? इसबगोल के लिए। और बीकानेर आपके मूंगफली की मंडी है। ये प्रमुख मंडियां हैं, फसल होती है भी। जालोर में आप जब जॉब लग जाओ तो जालोर में घूमने जाना, उधर इसबगोल होता है। मेड़ता सिटी किसके लिए है बताओ? अरे बातचीत बंद करके जो मैं पूछ रहा हूं वही बात बताई जाए। मेड़ता सिटी किसके लिए है? भवानी मंडी किसके लिए है? अलवर किसके लिए है? और सवाई माधोपुर अमरूद की मंडी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अच्छा फूल की कहाँ है बताओ? अजमेर के अंदर। चौमू जयपुर आंवला मंडी है अभी। चौमू जयपुर क्या है? आंवला मंडी। चौमू जयपुर कौन सी मंडी है? आंवला मंडी। चौमू का तो आपने पहले ही नाम सुना होगा। चौमू जयपुर के बेर प्रसिद्ध है, बेर जिसका अनुसंधान के अंदर भरतपुर में है, वो बड़े बेर बोरिया। हाँ बड़े बड़े बेर है यहाँ के। बस्सी जयपुर में कौन सी मंडी है बताओ? टमाटर मंडी। और सोजत सिटी पाली के अंदर सोनामुखी मंडी है अभी। सोनामुखी मंडी कहाँ है? सोजत सिटी पाली। और इसबगोल की कहां पर है? भीनमाल जालोर।
अरे फसल है ये, कल मैं आपको एक एक दिखवा दूंगा फिर उसमें, वो दूसरी वाली पीपीटी में। बीकानेर में कौन सी है बताओ? अनाज मंडी। अब आप सोचो कि आपसे कोई पूछ ले, आप मेरे से पूछो सर सरसों क्या होती है, तो मैं कह दूं ये अपने पड़ोस में बोई हुई है, पीले पीले फूल होते हैं। अब आप कहो सर इससे बगल क्या होता है, मैं कह दूं एक पौधा होता है, बड़ा सा पौधा होता है। अब आप कहोगे हाँ बड़ा सा पौधा होता है, फसल है भाई। आज वो कोई ज्यादा एडवांस विचारों ने काम किया, उधर इससे बगल काटे तो उनको पता भी होगा भाई। अब गेहूं का तो अपने को पता होता है। अब देखें भाई मंडियां, कल मैं अलग से मानचित्र पर लिखूंगा, यहां आपको मंडियां नहीं याद होने वाली। यहां देखो भी, अब कुछ ऐसे प्रश्न है जो कृषि से संबंधित पूछे जाते हैं। गेहूं, जौ और चने को जब साथ मिलाते हैं तो उसका बनता है गोतनी। क्या बनता है भी? गोतनी या बेजड़। गोतनी या बेजड़। जब सीधा एग्जामिनर पूछ लेना गेहूं जौ चने का मिश्रण कहलाता है, और अपने राजस्थान की महिलाएं करेगी दलिया, गोतनी या बेजड़ होता है भाई। क्या होता है भाई? गोतनी या बेजड़। गेहूं जौ चने का मिश्रण क्या होता है बताओ? गोतनी या बेजड़। आगे देखो, गेहूं, मक्का और सोयाबीन, इसका जो मिला आटा होता है वो क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? इंडिया मिक्स। गेहूं, मक्का और सोयाबीन, गेहूं, मक्का और सोयाबीन तीनों मिलकर के क्या बन जाते हैं बताओ? इंडिया मिक्स। केंद्रीय कृषि जो अनुसंधान केंद्र है वो दुर्गापुरा जयपुर में अभी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर में है। और इसकी स्थापना हुई है 1943 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है? 1943 के अंदर। पहले मुझे ईमानदारी से बताओ, गेहूं जौ और चने को मिला दें तो क्या कहलाएगा बताओ? गोतनी या बेजड़। क्या कहलाता है भाई? गोतनी या बेजड़। गेहूं, मक्का और सोयाबीन के आटे को यदि मिला दे तो क्या बन गया? इंडिया मिक्स। अच्छा, राजस्थान में देखो केंद्रीय लगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? दुर्गापुरा जयपुर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। 1943 में स्थापना हुई है अभी। कब स्थापना हुई है? 1943 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है बताओ? दुर्गापुरा जयपुर में। कब स्थापना होती है अभी? 1943 में। अब सूरतगढ़ और जेतसर दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ में है अभी। केंद्रीय कृषि फोरम कहां पर है बताओ? सूरतगढ़ के अंदर। और सूरतगढ़ कहां पर है बताओ? गंगानगर के अंदर। अब ऐसे मत कहना सर ये तो पता ही है, ये कोई पेपर में थोड़ी आता है। तो 12 वालों को क्या पता कि सूरतगढ़ गंगानगर में है? उनको तो जैसे आप याद करते हो ना साहेबाद 12 में है, साहेबाद 12 में है, वैसे कोटा झालावाड़ वाले कहते हैं अनूपगढ़ गंगानगर में, अनूपगढ़ गंगानगर में, ऐसे याद। वो सारों के लिए एक जैसा होता है। तो केंद्रीय कृषि फोरम कहां पर है बताओ? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956। एक एक चीज महत्वपूर्ण है अभी, सारे प्रश्न आ रखे हैं पहले। 15 अगस्त 1956, 15 अगस्त 1956। और इसकी जो स्थापना है वो रूस के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहां पे लगा हुआ है? सूरतगढ़ में। और वो कब लगा था? 15 अगस्त 1956 को। 15 अगस्त 1956 को। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और ये कहां पर है बताओ? सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर के अंदर। अब आप एक बात मुझे थोड़ा ध्यान रखें भी, अब कई विद्यार्थी कल आएंगे सर आपने तो रूस लिख दिया, हमारी किताब में तो सोवियत संघ लिखा हुआ था। तो एक ही मुद्दा है भाई, किसकी सहायता से बताओ? रूस की सहायता से। आप मुझे बताओ केंद्रीय कृषि फोरम ये कहां पर है? सूरतगढ़ में। अच्छा, सूरतगढ़ वाले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1956। किस देश की सहायता से? और एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और या तो पूछा जाता है किसकी सहायता से, तो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब बात आती है केंद्रीय कृषि फोरम जेतसर में भी है। कहां है बताओ? जेतसर में। और जेतसर वाले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1964 के अंदर। अब यदि मैं एक बात बताऊं, जेतसर के जो आसपास के जो लोग है ना वो थोड़े सिख धर्म के ज्यादा लोग है वहां जेतसर के आसपास, है ना। तो सिख धर्म को ज्यादा कनाडा का शौक रहता है। कहां का शौक रहता है? कनाडा का। तो वो कहते भी सहायता लइए तो टंगदी तो लइए। किसकी बताओ? कनाडा की। अब देखो सूरतगढ़ वाले में किसकी सहायता है? रूस की। सूरतगढ़ वाले में किसकी सहायता है? रूस की। और इस जेतसर वाले में किसकी है? कनाडा की। और जेतसर वाला कब का है बताओ? 1 अगस्त 1964। अब मैं आपसे दो ही बातें पूछूंगा अभी। पहले तो मुझे बताओ गेहूं जौ और चने का उसका जो मिश्रण था उसको अपने क्या कह रहे थे? गोतनी या बेजड़। यदि वो गेहूं, मक्का और जो सोयाबीन मिला रहे थे तो क्या बन रहा था? इंडिया मिक्स। अब अपने दो फॉर्म पढ़े हैं अभी। कितने फॉर्म पढ़े हैं? दो। पहले अपने क्लियर करते हैं अभी सूरतगढ़ में भी है। कहां है बताओ? सूरतगढ़ में है। अच्छा, सूरतगढ़ वाला सबसे बड़ा है। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1956।
कब स्थापना हुई थी भाई? 15 अगस्त 1956। सूरतगढ़ में किसकी सहायता है? रूस की। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कनाडा करें एक रूस करें, सूरतगढ़, रूस की फीलिंग आ रही है ना? सूरतगढ़ शब्द में ही रूस की फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही क्या? सूरतगढ़ वाला किसकी सहायता से बताओ? रूस की सहायता से। और दूसरा कौन सा है बताओ? जैतसर। और जैतसर वाला 1 अगस्त 1964। अच्छा, सूरतगढ़ वाला तो 15 अगस्त 1956 और ये आपके जैतसर वाला 1 अगस्त 1964। 1 अगस्त 1964। और किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से भाई? कनाडा की सहायता से। तो आपको सूरतगढ़ और जैतसर क्लियर है भाई? भाई सूरतगढ़ का तो इतना ही ध्यान रखना, सबसे बड़ा है 15 अगस्त 1956। कौन सा देश? रूस। और जैतसर वाला कब बताओ? 1 अगस्त 1964। देश कौन सा? कनाडा। देश कौन सा? कनाडा। और जैतसर गंगानगर में ही है अभी। कहां है बताओ? हाँ, इनको बताना जरूरी था। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। ये थोड़ा ध्यान रखें, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। एक एक चीज आपको, जैसे मैं जितना प्रयास कर रहा हूं उतने आपको याद रह जाना चाहिए। दिमाग को पूरा ऐसे जगा के रखो, दिमाग को जगाना, सारे माथा कलड़ा करो पूरा, माथा फूटना चाहिए। जैतसर मैं कहता हूं माथे के अंदर से जाना चाहिए। हाँ, जैतसर कोई चीज है। अब कई ऐसे हाँ तो कई तो ऐसे आनंद ले रहे हैं जैसे सपना चौधरी डांस कर रही है। मैं पढ़ा रहा हूं भाई। बेर अनुसंधान केंद्र कहां है बताओ? बीकानेर के अंदर। बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर के अंदर। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। यानी बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ध्यान रखना भी, बेर और आपके खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर के अंदर। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है भी। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर। आप यदि रीट के आए हुए पेपर देखोगे तो एक बार रीट की परीक्षा में पूछ रखा था कि राष्ट्रीय जो सरसों अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। कब हुई थी भाई? 1993। उसके बाद में कहते हैं इसका नाम बदल करके, पहले तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है और बाद में कहते हैं फरवरी 2009 में इसका नाम बदल करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था। तो एक बार तो इतना ही ध्यान रखे। देखो, बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अच्छा, तो फिर खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सरसों या राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर वाला 1993 में है। सरसों या राई अनुसंधान केंद्र कब का है? 1993 का। बाकी बेर और खजूर तो 1978 में है। बेर और खजूर तो 1978 में है। याद रह जाएगा आपको। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई बताओ? 1978। क्योंकि आपको कोई, आप आरएस मेन की तैयारी नहीं कर रहे, आपको गोले काले करने हैं। अभी वहां सीधा लिखा होगा बेर अनुसंधान केंद्र कहां है और आपने किस पे करना है बताओ? यार ये तो पशु उड़ जाए। अब देखें भी, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। कब स्थापना हुई? 1978। अच्छा, राई और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कब स्थापना हुई? आप मुझे इतना बताओ, जो जैतसर वाला फॉर्म है उसमें किसमें सहायता की है? तो सूरतगढ़ वाले में किसने की? सूरतगढ़ वाले की स्थापना कब हुई? और जैतसर वाले की? 1 अगस्त 1964। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर 1978। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर। स्थापना कब हुई? 1993। अब देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार परीक्षा में आ चुका है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है बताओ? बीकानेर के अंदर। बिछवाल बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है बताओ? बिछवाल बीकानेर। क्योंकि ये इसलिए पेपर में आता है, केंद्रीय शुष्क नाम देखते ही अगले को जोधपुर की फीलिंग आती है, पर ये जोधपुर में है नहीं। कहां है ये? बिछवाल बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है? बिछवाल बीकानेर। बिछवाल बीकानेर में क्या है बताओ? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर। और इसकी स्थापना ध्यान रखी जाएगी 1993। यानी बिछवाल बीकानेर के अंदर अपने केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान लगा था, बिछवाल बीकानेर में। अगर ऐसे नहीं याद होता तो 1993 की कोई बातें याद करके इसको याद किया जाएगा। अब देखो, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र तो आपको पता ही है 1978। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर 1993। और आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भी कब है? 1993। शुष्क बागवानी वाला तो बिछवाल में है। कहां है? बिछवाल में। बीज मसाला केंद्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तबीजी अजमेर में है। कहां है बताओ? तबीजी अजमेर। बीज मसाला केंद्र कहां पर है? तबीजी अजमेर। बीज मसाला केंद्र है ये तबीजी अजमेर में। कहां है बताओ? तबीजी अजमेर में। देखो, बीजी लिखा हुआ है ना, बीजी अजमेर, तबीजी अजमेर। और ये क्या लिखा हुआ है? बीज। बीज मसाला केंद्र कहां पर है बताओ?
तभी जी अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है? 2000 में। ये परीक्षा में सीधा तो काफी बार पूछ रखा है कि भाई बीज मसाला केंद्र कहाँ है? तभी जी अजमेर के अंदर। आज तक नहीं पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अपने को तो पता है 2000। कब स्थापना हुई थी बताओ? 2000। अब यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान का पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो फतेहपुर सीकर में स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है बताओ? फतेहपुर सीकर में। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? फतेहपुर सीकर के अंदर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो 29 जनवरी 1999 से प्रारंभ की गई थी। पहला किसान क्रेडिट कार्ड अशोक गहलोत ने जयपुर के सिरसी गांव के किसान रामनिवास यादव को दिया था। तो अपने एक बार ध्यान रखें भी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है? 29 जनवरी 1999। गहलोत साहब का राज है, कभी भी पूछा जा सकता है मैंने पहला जो कार्ड था वो किसको दिया? सिरसी गांव को। कौन से गांव को? सिरसी गांव को। और आदमी का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? रामनिवास यादव को। किसको दिया है भाई? रामनिवास यादव को। पहला किसान क्रेडिट किसको मिला है? रामनिवास यादव को। और सिरसी गांव जयपुर का है। कहाँ का है? सिरसी गांव जयपुर का है। राजस्थान में जो कपास अनुसंधान केंद्र है ना, गंगानगर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गंगानगर। गंगानगर का नाम आते ही बढ़िया सा फील होता है क्या? है? आप कहीं बाहर जाओ और आपको कोई कह दे कहां के, आपको गंगानगर, ऐसे जोर से कह दो गंगानगर के। है? राजस्थान में रोब ज्यादा गंगानगर का है क्या? तुम तो बाठे हो। गंगानगर का है भाई। आपकी माँ छोरियां जमीन नहीं, और चंडीगढ़ जाओगी थे। अपना अपना ही होता है अभी, अपना अपना ही होता है। आज मुझे कोई कह दे भाई 17 इलम अच्छा नहीं है, तो मेरे लिए 17 इलम, मेरे लिए 17 इलम के अलावा और कुछ है ही नहीं भी भाई। गांव गांव ही होता है भाई। पहले क्या होता है? आदमी का गांव गांव ही होता है। अरे ये थे नहीं, एक तो लग्जरी फील ना करे करो। चंडीगढ़, जयपुर, ये अपना जो इलाका है उससे बढ़िया इलाका दुनिया में और कहीं नहीं। ऐसा सोचो भाई। मैं कहता तो अपने से जो गोरा उसको पीड़िएगा रोग, बस। हाँ, तो आपको कोई पूछ लेना, तुम्हें से बेइज्जती मत करवाया करो। कोई पूछ लेना कहाँ के हो, अब जैसे बाहर पेपर देने जाते हो, ऐसे नहीं मैं तो गंगानगर गया। क्यों? अब कहाँ गए हो? रोब से बोलो जिला श्री गंगानगर के हैं। कहाँ गए? जिला श्री गंगानगर के हैं। अगला ज्यादा पूछ लेना, कहना मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट देखना, वहां गए हम। वरना वो गाना सुना देना। कौन सा बताऊं? वो जिथे तत्ती है दोपहर है उन्होंने कहते गंगानगर शहर। कितना बढ़िया गाना है। तुम ऐसे बेइज्जती मत करवाया करो भाई। अब पक्का आप कहोगे ना, जोर से कहोगे ना, कहाँ गए बताओ? श्री गंगानगर। कहाँ गए? श्री गंगानगर। ऐसे मुंह नहीं लटकाना होता। भले ही देखो राजस्थान में कहावत है, आपकी माँ ने कोई डकन के गए, कोई कौन के नहीं, अपना है वो बढ़िया है। अब कोई पूछ ले गड़साना, तो गड़साना बढ़िया है। अगर आपको जीवन में वही वो लोग आगे बढ़े हैं, आप अब भारत के अंदर लोग देख लो, जो लोग अपनी मातृभूमि को, अपने समाज को नहीं भूलते, वो लोग सर्वश्रेष्ठ आगे जाते हुए आप देख लेना जी। तुम चंडीगढ़ की फीलिंग लेते रहो क्या? चंडीगढ़ पे जाके ही कहना है कि हम गंगानगर के हैं। अच्छा, वो कह रहे रूम नहीं देते। हाँ, ये समस्या हो सकती है। बीकानेर अगर आप उधर जाओगे और कहोगे हम गंगानगर के हैं, तो भैया देखो गड़साना में आओ, तो गड़साना में अब भी सीजन चल रहा है। अभी गड़साना में अब अगर रूम लेना भी है ना, तो ऐसे मत कह देना भाई हम इधर खानू वाली साइड के हैं, फिर कोई रूम नहीं देता भी। सीधी सी बात है। आप यही बोले कि हम तो यही के हैं, कोई थोड़े यही सर रहना है, हम पढ़ने वाले, ठीक है। बाकी रूम तो मिल ही जाता है। अभी आपको मैंने एक दिन सिखाया था ना, रूम लेना हो, अगला कुछ पूछे, अगले को जाके रोब से कहो आंटी जी सीधी सी बात है, कोई खाने पीने वाला नहीं आना चाहिए, हम पढ़ने वाले हैं। तब आपको अगला कहेगा इतना शरीफ, खुद ही कर दो प्रश्न, कोई बोलना नहीं चाहिए। अगला सोचेगा ये भला आदमी बेचारा पढ़ेगा, तो बाकी हमने कल पढ़ेंगे भाई, ठीक।